Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो लास्ट लेक्चर लेकर आया हूँ लॉज ऑफ मोशन का। तो ये हमारा चैप्टर आज एंड हो जाएगा एंड बहुत जल्दी हम कल से सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो ये लास्ट लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही आईएमपी लेक्चर है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू, जेई पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आप जो आपका जो 9th का जो बोर्ड का एग्जाम है उसको छोड़ दो, मतलब 9th का बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है, 9th का जो एग्जाम होता है उसको छोड़ दो, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड जेई पॉइंट ऑफ व्यू उसके हिसाब से आप पढ़ाई करो, क्योंकि मेन हमारा उद्देश्य क्या है, कंसेप्ट क्लियर करना एंड जो हमने जो सपना देखा है जेई का या फिर नीट का उसे हमें क्लियर करना है। तो ये बेसिक चीज़ें मैं आपको करवाने में मदद कर रहा हूँ। चलो ठीक है, थोड़ा पानी पीता हूँ। अभी मेरा जूम पर एक लेक्चर हो चुका है। ओके एंड एक वन रिक्वेस्ट है यार, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, एक पूरा का पूरा कंटेंट जो है फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इतने अच्छे क्वालिटी का कंटेंट कोई नहीं कर सकता। जो आप पता है बेसिक फाउंडेशन फीस जो है, फाउंडेशन कोर्स की जो फीस है बेसिक कितनी है, यस 50,000 60,000 रुपये फीस है एक साल की फाउंडेशन की। तो ये आपका फाउंडेशन हो रहा है। चलो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। चलो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, मतलब लेक्चर नंबर 4 में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 4 में हमने न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन डिस्कस किए थे। कौन कौन से? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, v = u + at। तो इसका जो प्रूफ है, इसका डेरिवेशन हमने देखा था। ये जो न्यूटन बाबा ने हमें जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, इसका प्रूफ हमने देखा था। ये कहाँ से आ गया, कहाँ से हमने डिराइव किया, यस ग्राफिकल मेथड से डिराइव किया था। ये पूरा डिटेल में चर्चा हमने लास्ट लेक्चर में किया था। देन सेकंड लॉ क्या है, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम, यस = ut + ½ of at²। ये है सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड द टाइम। सेकंड लॉ है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रिलेशन एंड थर्ड लॉ है वेलोसिटी एंड टाइम का रिलेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। v² = u² + 2as, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। तो ये तीनों न्यूटन्स बाबा ने हमें इक्वेशन दिए थे, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीनों हमें दिए थे। तो इसके प्रूफ हमने डिटेल में चर्चा की थी लास्ट लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ये लेक्चर देखने के बाद पहले आप पूरे के पूरे वीडियो देख लीजिए। उसका जो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलो ठीक है, तो इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ इक्वेशन नहीं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। 3 लॉज है न्यूटन ने दिए हमें और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज है जेई में, नीट में, या फिर इसके जो कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं फिजिक्स में। चलो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, राइट डाउन द टाइटल, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉज है। तो यहाँ पर एक 3 क्वेश्चन हमें पूछे हैं आपके बुक में। तो पहले हम वो क्वेश्चन कवर करेंगे। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द फॉलोइंग। 3 क्वेश्चन है। अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर स्टैटिक ऑब्जेक्ट मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पर है। देखो ये जो मार्कर है अभी रेस्ट कंडीशन पर है, ये मार्कर मूव नहीं हो जाएगा, ये मार्कर हिलेगा नहीं जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। यस बिल्कुल करेक्ट बोला है। ओके, ये ऐसा क्यों होता है इसका हमें रीजन देना है। ओके ठीक है, दे देंगे रीजन। सेकंड क्वेश्चन कवर करेंगे। द फोर्स विच इज सफिशिएंट टू लिफ्ट अ बुक फ्रॉम अ टेबल इज नॉट सफिशिएंट टू लिफ्ट द टेबल। अच्छा, मतलब इस टेबल के ऊपर अगर मैंने एक बुक रखा है तो मैं इस बुक को उठा रहा हूं तो कम ताकत लगेगा। अगर मैं टेबल को उठाऊंगा तो उसी ताकत से अगर मैं टेबल को उठाऊंगा तो ये टेबल मुझे हिलेगा नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा उस टेबल को उठाने में। तो ऐसा क्यों होता है ये हमें बताया है, इसका हमें आंसर देना है। ओके, एंड द फ्रूट ऑन अ ट्री फॉल डाउन व्हेन इट्स ब्रांचेस आर शेकन। अच्छा, अगर ट्री के ब्रांचेस को अगर हम शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो उसके जो फल है या फिर जो फ्रूट है ये क्या होते हैं, नीचे गिरते हैं। कितना इजी वाला सवाल है, ऐसा क्यों होता है। ओके, एंड देन 4th क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फैन
keeps on rotating for some time even after it is switched off। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक पंखा अभी चल रहा है, इलेक्ट्रिक फैन इज रनिंग हियर, सो व्हेन आई स्विच ऑफ द बटन, सो इवन आई स्विच ऑफ द बटन द इलेक्ट्रिक फैन कीप्स ऑन रोटेटिंग। अगर मैं बटन बंद भी करता हूँ, इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई बंद भी करता हूँ, लेकिन ये फैन रोटेट क्यों हो रहा है कुछ समय के लिए, ये हमें पूछा है। तो ये जो पूरी चीज़ें होती है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक ये मूव नहीं हो जाएगा। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या था सेकंड क्वेश्चन? अच्छा, टेबल वाला। अगर मैं इस बुक को उठा लेता हूँ टेबल से, इस बुक को मैं उठा लेता हूँ तो मुझे कम ताकत लगेगा, कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एंड अगर मैं इस टेबल को उठाना चाहता हूँ, सो देन आई विल नीड द मोर फोर्स, हमें ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अगर हम ट्री के बेंचेस को अगर हम हिलाते हैं तो उसके क्या हो जाते हैं, जो फ्रूट्स है ये क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। एंड फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, अगर मैं बटन को बंद करता हूँ तो क्या हो जाता है, कुछ देर बाद ये फैन स्टॉप होता है, तुरंत नहीं स्टॉप होता है, कुछ देर बाद। ऐसा क्यों होता है? सो दिस 4 एक्टिविटीज आर हैपन बिकॉज ऑफ द वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज द इनर्शिया। अच्छा, इनर्शिया की वजह से ऐसे पूरी चीज़ें हो रही है। तो अभी आप बोलेंगे कि सर हमें बताइए इनर्शिया मतलब क्या, हमें तो इनर्शिया मतलब ही पता नहीं है। सो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा इनर्शिया मतलब क्या होता है। देखो, ऑब्जेक्ट का एक मूड होता है, जैसे कि हमारा मूड होता है, आज हम बहुत ही खुश है, अच्छा आज हम बहुत नाराज़ है, अच्छा आज हम बहुत गुस्से में है। तो ऐसे हमारा मूड होता है, वैसे ही एक ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा मूड होता है। मूड मतलब वैसा मूड नहीं होता है एंग्री वाला, हैप्पी वाला, ऐसा मूड नहीं होता है, मतलब मोशन में है या फिर रेस्ट में है, ऐसा एक उसका एक मूड होता है। अभी देखो, ये ऑब्जेक्ट किस में है, ये अभी रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहता है। जब तक इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं एक्ट होगा, तब तक ये रेस्ट में ही रहना चाहता है। एंड उस मूड को हम क्या बोलते हैं, दैट मूड इज कॉल्ड एज द इनर्शिया। उसी मूड को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये मोशन में ही रहना चाहता है, तब तक रहना चाहता है जब तक उसके ऊपर हम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक ये क्या रह जाता है, मोशन में ही रह जाता है। अभी ये मोशन में है तो इसको मैं स्टॉप करो तो ये ऐसे मुझे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उसी टर्म को हम बोलते हैं इनर्शिया। द ऑब्जेक्ट इज in the state of rest is called as the inertia, और the object is in its state is called as the inertia। उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो अभी न्यूटन बाबा का फर्स्ट लॉ जो है ये इनर्शिया रिगार्डिंग है। सो इट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सो राइट डाउन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो क्या है न्यूटन बाबा का फर्स्ट लॉ, इनर्शिया के ऊपर डिपेंड है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं या फिर एक आंधा अगर ऑब्जेक्ट है, ये तब तक वही कंडीशन में रहेगा जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। यार कितना इजी लॉ है, मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट कंडीशन में है तो ये रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक ये क्या रहेगा, रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा। उसी को हम बोलते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया एंड दैट इज कॉल्ड एज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक। सो दैट इज कॉल्ड एज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और द लॉज ऑफ इनर्शिया। सो राइट डाउन, an object is in rest or in uniform motion along the straight line, in uniform motion along the straight line। अच्छा, straight line, an object is in rest or in a uniform motion along the straight line unless and until an external
unbalanced force acts on it. ये है न्यूटन्स बाबा का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड एज द लॉज ऑफ इनर्शिया। समझ में आ गया? देखो, शुद्ध हिंदी में समझना है, शुद्ध मराठी में समझना है। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन। अगर ये मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग द स्ट्रेट लाइन तो ये यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। लेकिन कब तक? अनलेस, कब तक रहेगा? एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट होने मतलब होता नहीं है, तब तक ये क्या रहेगा? उसी स्टेट में रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज द लॉज ऑफ इनर्शिया। उसी को हम बोलते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया। चलो, सब लोगों को समझ में आ गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? दैट इज कॉल्ड एज लॉज ऑफ इनर्शिया। तो आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। अभी हम बढ़ते हैं न्यूटन बाबा के सेकंड लॉ की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सेकंड लॉ। सो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी यहाँ पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक यहाँ पर एक्टिविटी दिया है आपको, पेज नंबर 12 के ऊपर। देखो, एक्टिविटी में पढ़ता हूँ। फिल अ ग्लास विथ अ सैंड, कीप अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन इट, keep a 5 rupees coin on the cardboard. Now strike the cardboard hard using your fingers. Observe what will happen. देखो, हमें एक एक्टिविटी करने को बोला है। एक ग्लास लीजिए। अच्छा, ले लिया ग्लास। तो आपको क्या करना है? इस ग्लास को आपको सैंड से भरना है। आप पानी से भर सकते हैं या फिर सैंड से भर सकते हैं। देन प्लेस वन कार्डबोर्ड ऑन इट। तो आपको क्या करना है? इसके ऊपर एक पुट्टा रखना है, एक कार्डबोर्ड रखना है, एंड कार्डबोर्ड के ऊपर आपको क्या करना है? एक 5 रुपए का कॉइन रखना है। 5 रुपए का नहीं मिला तो रुपए का चलेगा, 2 रुपए का चलेगा। ओके, कुछ ना कुछ आपको इसके ऊपर रखना है। एंड यहाँ पर आप क्या करेंगे? इसके ऊपर यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करेंगे। इसको हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे, इसको हम टिक करेंगे यहाँ से ऐसे, हमारे फिंगर से ऐसे हार्डली, बहुत जोर से ऐसे टिक करेंगे। धीरे से नहीं, या जोर से। अगर हम धीरे से करेंगे तो ये भी आगे जाएगा, ये 5 रुपए का कॉइन भी आगे जाएगा और ये कार्डबोर्ड भी आगे जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्डबोर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, पुट्टा। ये जो कार्डबोर्ड है ये भी आगे जाएगा, लेकिन हमें जोर से टिक करना है। जैसे ही हम ज़्यादा ताकत लगाएंगे, जोर से टिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड ऐसे आगे जाएगा और ये 5 रुपए का कॉइन क्या हो जाएगा? 5 रुपए का कॉइन इस ग्लास में क्या हो जाएगा? ये 5 रुपए का कॉइन इस ग्लास के अंदर गिर जाएगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? देखो, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? इस 5 रुपए कॉइन के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, इस कार्डबोर्ड के ऊपर। तो इसका प्रॉपर्टी है, इसके अंदर इनर्शिया प्रॉपर्टी है, और इनर्शिया प्रॉपर्टी होता है मास के कारण। अगर ज़्यादा मास है तो ज़्यादा इनर्शिया होता है, अगर कम मास है तो कम इनर्शिया होता है। तो इसका अभी कंडीशन क्या है? रेस्ट में है। तो ये भैया मूड में है, और ये मूड इसका कैसा है? रेस्ट वाला मूड है, ऐसे सो गए हैं। तो ये जब तक सोते रहेंगे जब तक सोते रहेंगे तब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो अप्लाई हम फोर्स किसके ऊपर कर रहे हैं? कार्डबोर्ड के ऊपर कर रहे हैं। तो ये कॉइन क्या हो जाएगा? नीचे रह जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज द लॉज ऑफ इनर्शिया। ओके, अभी समझ में आ गया? चलो, इसका एक अभी स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम बढ़ते हैं न्यूटन बाबा के सेकंड लॉज की ओर। ओके, चलो रब करो इसको मैं। ओके, बहुत अच्छे। जो भेजी थी दुआ ओ जागे आसमां, नर 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 ना। चलो, न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसी को हम बोलते हैं लॉज ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं बुक में। तो क्वेश्चन नंबर पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 13 के ऊपर क्वेश्चन दिए हैं। 2 क्वेश्चन, 2 एक्टिविटी दी है, ए एक्टिविटी एंड बी एक्टिविटी। तो ए एक्टिविटी आपको क्या है? फर्स्ट एक्टिविटी है, आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप अ 1 प्लास्टिक एंड 1 रबर बॉल फ्रॉम द सेम हाइट।
तो अच्छा, अभी क्या बोला है आपका जो फ्रेंड है ना चंदू, पता है चंदू, तो चंदू को आपने बोला कि चंदू तू यार ऊपर जा, हाइट के ऊपर जा। तो चंदू गया बिल्डिंग के ऊपर। हाइट के ऊपर जाना है मतलब कहाँ जाएगा वो? बिल्डिंग के ऊपर जाएगा, पेड़ पे थोड़ी जाएगा। मतलब हर वक्त हमारे पास पेड़ होता है या नहीं होता है, तो ये बिल्डिंग के ऊपर चला गया। और आप यहाँ पर नंदू है, आपका नाम मान लीजिए नंदू है, और यहाँ पर आप खड़े हैं। तो आपने उसको क्या बोला, यार चंदू यहाँ से एक प्लास्टिक बॉल छोड़ दे एंड एक रबर बॉल छोड़ दे। 2 बॉल छोड़ दे, एक प्लास्टिक वाला एंड एक रबर वाला। एक कौन सा भैया? ये प्लास्टिक वाला है। अच्छा, ये प्लास्टिक वाला बॉल है और ये रबर वाला बॉल है, ये छोड़ दे। ओके, छोड़ दिया चंदू ने। ये आपका फ्रेंड है चंदू, चंदू ही है ना, नंदू चंदू, और ये आप है नंदू, ठीक है। ओके, तो फिर अब क्या हो जाएगा? सेकेंड एक्टिविटी आपको दिया है, यू कैच द बॉल्स, विच बॉल वॉज ईजियर टू कैच एंड वाई। अच्छा, आपको कैच पकड़ना आता है, तो आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आपने क्या किया? दोनों बॉल को कैच किया, मिस नहीं किया। तो अभी मैंने आपको पूछा कि भैया चंदू मुझे बता कि यार तुझे कौन सा बॉल को कैच पकड़ना ईजी लगा, प्लास्टिक वाले या रबर वाले? तो आप बोलेंगे सर ये जो रबर वाला बॉल है ना बहुत लग गया मुझे, जोर से लग गया, देखो देखो मेरा हाथ कितना ये हो चुका है, लाल हो चुका है। अच्छा, तो ये रबर वाले बॉल में थोड़ी गड़बड़ थी। तो ये किसके कारण हो चुका है? क्योंकि प्लास्टिक वाला बॉल का जो मास है ये क्या है, इसका मास कम है, एंड रबर वाले का मास क्या है? ज़्यादा है। अच्छा, मास के ऊपर डिपेंड होता है कि ये जो ये हुआ है, इस हैंड के ऊपर हमारे जो इम्पैक्ट हो चुका है, हमें जो ज़्यादा चोट लगी है, ये मास के ऊपर डिपेंड है। मतलब जिसका मास ज़्यादा उसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। अभी हम सेकंड एक्टिविटी करते हैं। सेकेंड एक्टिविटी में आपने आपके फ्रेंड को क्या बोला है? आस्क योर फ्रेंड टू थ्रो अ बॉल टूवर्ड्स यू एट अ स्लो स्पीड एंड ट्राई टू कैच इट। तो अभी आपको चंदू को क्या बोला आपने? नंदू ने चंदू को क्या बोला? यार चंदू आप ऊपर मत जा, अभी यहाँ पर खड़े रहे। तो चंदू बेटा यहाँ पर खड़े रहा, और ये नंदू है, तो चंदू ने बॉल फेंका, ये 2 बॉल फेंके, और उसको क्या आपने क्या बोला कि भैया स्लोली फेंक दो। तो उसने स्लोली फेंक दिया, तो आपने कैच कर लिया। देन उसके बाद आपने क्या बोला? नाउ आस्क योर फ्रेंड टू थ्रो अ सेम बॉल विथ अ हाई स्पीड टूवर्ड्स यू एंड ट्राई टू कैच इट। सो विच बॉल कुड यू कैच विथ अ ग्रेटर ईज एंड वाई? देखो, एक बार मैं पानी पी लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत बोल रहा हूँ और बहुत फास्टली बोल रहा हूँ। आपको पता है मैं फास्टली क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आपका अटेंशन बना रहे। अगर मैं बहुत स्लोली बोलूँ तो आप बेटा सो जाएंगे। तो हमें पढ़ना है, सोने का तो नहीं है। चलो, अभी आपने क्या बोला? भैया चंदू अब तू क्या करे यार, जोर से थोड़ा फेंक। अब तू तो बहुत हल्के से फेंक रहा है। चलो चंदू जोर से फेंकेगा, ये बॉल जोर से फेंकेगा तो आपको ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मास तो सेम है। यहाँ पर क्या है, अगर हम कम स्पीड से फेंक रहे होते तो हमें ज़्यादा नहीं लगता है। अगर हम स्पीड ज़्यादा बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है? हमारे हाथ को ज़्यादा चोट पहुंचती है। मतलब हमारे हाथ के ऊपर बॉल का फोर्स अप्लाई हो रहा है। देखो, इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब क्या कर रहा है? ये बॉल हमारे हाथ के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। और ये जो फोर्स है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये मास के ऊपर डिपेंड है, एंड ये वेलोसिटी के डिपेंड है। और इसी के ऊपर एक न्यूटन बाबा ने एक नया टर्म को जन्म दिया, उसी को हम बोलते हैं मोमेंटम। उसी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाय द P, एंड ये होता है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। सो मोमेंटम इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर P। एंड इसका अगर डेफिनेशन अगर आपको किसी ने पूछा तो क्या बोलने का? मोमेंटम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम ज़्यादा मतलब एक तो मास ज़्यादा होना चाहिए या फिर वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। सो इसी के ऊपर होता है मोमेंटम डिपेंडेंट। और न्यूटन बाबा ने इस मोमेंटम के ऊपर स्टडी किया और उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की, और ये जो मोमेंटम चेंज होता है ये प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स। ये जो मोमेंटम जो चेंज हो रहा है, देखो अगर ये बॉल मैंने यहाँ देखो, वहाँ से अगर किसी ने मेरे पास बॉल फेंका है और मैंने उस बॉल को उसी दिशा में अगर ऐसे क्रिकेट मतलब बैट से अगर मारा है, मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ, तो क्या किया चंदू ने वहाँ से बॉल फेंका है इसी दिशा में, और मैं बैट घुमा रहा हूँ उसी दिशा में, तो क्या हो जाएगा? ये जो बैट है ना, ये बॉल ज़्यादा स्पीड से और आगे जाएगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? इस बॉल का मोमेंटम मैं इंक्रीज कर रहा हूँ।
तो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द होता है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और वही है हमारे न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ओके, तो स्टेटमेंट लिखना है। चलो, अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फोर्स, ये कैसे पता करें? अभी न्यूटन बाबा ने तो हमें बोल दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, लेकिन भैया प्रूफ क्या है? न्यूटन प्रूफ क्या है? चलो प्रूफ दिखाओ मुझे। चलो, न्यूटन बाबा ने हमें एक प्रूफ दिया है, तो हम प्रूफ को पढ़ते हैं। तो न्यूटन बाबा ने क्या बोला है, जो P होता है ना, ये मास इंटू वेलोसिटी होता है। जो पहला वाला जो मोमेंटम होता है, तो ये जिसका मास m1 था और वेलोसिटी v1 था। अभी क्या हो जाएगा? नहीं, पहले वाला जो एक ही ऑब्जेक्ट है, देखो एक ऑब्जेक्ट है और इसका ये बॉल का हमें मोमेंटम चेंज करना है, तो इसका मास m है, मास तो चेंज नहीं हो जाएगा, और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। तो अभी इसका हमें मोमेंटम चेंज करना है, तो इसका हमने स्पीड बढ़ा दिया या फिर कम किया। स्पीड बढ़ाने के कारण मोमेंटम चेंज होता है, ऐसा बोला है क्या? इंक्रीज करना है? नहीं, चेंज करना है। इंक्रीज करो या डिक्रीज करो? तो चलो ठीक है, इसका मास सेम रहेगा, हम इसका स्पीड चेंज करते हैं, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम, दोनों का डिफरेंस आएगा, मोमेंटम विथ टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम विथ टाइम क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर चेंज इन मोमेंटम विथ टाइम क्या आएगा? विथ टाइम मतलब टाइम से डिवाइड करो, तो mv मतलब फाइनल स्पीड माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये mv है ना, ये फाइनल मोमेंटम है fm, और ये इनिशियल मोमेंटम है im। तो ये mv माइनस mu आएगा अपॉन टाइम। चलो यहाँ से हम m कॉमन निकालते हैं, तो m कॉमन निकालने के बाद v माइनस u अपॉन t बचता है, और ये v माइनस u अपॉन t क्या होता है? याद आ रहा है? यस, ये होता है भैया एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड एज द मास इनटू एक्सेलरेशन। तो चेंज इन मोमेंटम विथ टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज द क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन मोमेंटम विथ टाइम को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चलो इसको ऊपर, चलो पेन की इंक खत्म हो गई, इंक भर देता हूँ मैं। चलो यहाँ तक की बातें पूरी समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं पेन के अंदर इंक भर लेता हूँ। चलो ले ले स्क्रीनशॉट। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है भैया? वही होता है फोर्स। मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये प्रोपोर्शनल टू क्या है? फोर्स है। सो जैसे हम वेलोसिटी चेंज करेंगे, वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज होता है। मतलब जिसको जैसे हम इसको चेंज करेंगे, वैसे ये चेंज हो रहा है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चलो न्यूटन का बाबा का सेकंड लॉ लिख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is proportional to applied force, is proportional to the applied force, and which is इसका डायरेक्शन कौन सा है? वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन तो होगा which is in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जो फोर्स का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। तो यही है न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ, और ये स्टेटमेंट 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। हमें छोड़ दो, जो 9th का जो बोर्ड एग्जाम है, सॉरी बोर्ड एग्जाम नहीं है, 9th का जो एग्जाम है उसको छोड़ देना है, हमें उसके लिए नहीं पढ़ना है, हमें और आगे जाने के लिए पढ़ना है। तो ये जो लॉज है 10th में है एज इट इज़, 9th में है, 9th में तो है, 11th में है, 12th में है, और इंजीनियरिंग आगे बहुत सब जगह पर ये लॉज है और एज इट इज़ है। तभी अभी पढ़ लो, और बाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाद में जस्ट जो क्वेश्चन सर पूछेंगे जस्ट आंसर देना है, रिलैक्स रहना है, चिल रहना है। चलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो आ गया ये। तो मतलब क्या होता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं, F इक्वल्स टू K इंटू ma।
तो कौन सा भी अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो हम एक कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ पर हमने k लिया है तो k का वैल्यू 1 होता है, तो F इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और ये मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, और वही होता है फोर्स। ओके, चलो आ गया समझ में। तो अभी हम बढ़ते हैं न्यूटन बाबा के थर्ड लॉ की ओर। सो टेक द स्क्रीनशॉट, इसका एक स्क्रीनशॉट डिटेल में ले लीजिए। चलो बढ़ेंगे न्यूटन बाबा के थर्ड लॉ की ओर। सो राइट डाउन थर्ड, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, और ये जो लॉज है ना यार बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज है। 10th में एज इट इज़ है, 12th में एज इट इज़ है, बीएससी इंजीनियरिंग में एज इट इज़ है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया है, तो लेट्स ट्राई दिस। पेज नंबर 14 पर, टेक अ प्लास्टिक बोट एंड मेक अ होल एट इट्स रियर एंड। अच्छा, हमें एक प्लास्टिक बोट लेने को बोला है, चलो ले लेते हैं, जो बोला है वही करेंगे। चलो हम एक क्रूज़ ही ले लेते हैं। चलो क्रूज़ कैसे होता है पता है सब लोगों को, जहाज, यस ये ऐसे क्रूज है। तो ये मैंने जहाज़ लिया है, तो एक प्लास्टिक बोट मैंने ली है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके रियर एंड को एक होल गिराना है। चलो फ्रंट एंड नहीं, ये फ्रंट वाला है, ये रियर वाला है, मतलब पिछले हिस्से को आपको क्या करना है, एक होल गिराना है। तो यहाँ पर मैंने होल कर दिया है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, और ये बन गया है, यहाँ पर ये होल बन गया है। ओके, चलो अभी देखते हैं सेकेंड एक्टिविटी क्या है। इन्फ्लेट अ बलून एंड फिक्स इट ऑन द होल इन द बोट, रिलीज द बोट इन अ water. What happened to the boat as the air in the balloon escaped slowly and why? अच्छा, तो एक इन्फ्लेटेड बलून लेना है। इन्फ्लेटेड मतलब जिसके अंदर हवा भरी है। तो ये बलून हम यहाँ पर लगाएंगे। तो अच्छा, ये बड़ा वाला बलून हमने लिया है, तो इन्फ्लेटेड बलून लेना है जिसके अंदर हवा भरी है। तो यहाँ पर हमने इसको लगाया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्लोली हवा यहाँ से क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बलून में हवा है और यहाँ पर होल है। तो यहाँ से क्या आ जाएंगी, होल है मतलब हवा बाहर आ जाएंगी। तो अभी क्या हो जाएगा, एयर आउट्स, यहाँ पर एयर स्लोली आउट्स। सो जैसे ही हवा इस डायरेक्शन में आ जाएगी, तब क्या हो जाएगा, हवा इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इसके कारण एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट वाला फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो शिप है, ये शिप आगे जाएगी एज इट इज़, ये शिप क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। मतलब एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में हो रहा है, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन रिएक्शन फोर्स क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में है, लेकिन रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है। यहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक है एक्शन फोर्स और दूसरा है रिएक्शन फोर्स। ये देखो, ये एक्शन फोर्स है और ये रिएक्शन फोर्स है। और ये सेम प्रिंसिपल बुलेट एंड गन में यूज होता है। जब हम बुलेट को फायर करते हैं गन से, तो सेम प्रिंसिपल यूज होता है। सेम प्रिंसिपल एज इट इज रॉकेट में होता है यूज। जो रॉकेट होता है, ये रॉकेट ऊपर क्यों जाता है, ये रॉकेट जो होता है, ये लॉन्च कैसे होता है, इट इज यूजिंग और इट इज विद द हेल्प ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो रॉकेट लॉन्चिंग में न्यूटन का थर्ड लॉ यूज होता है, इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ यूज होता है, बुलेट एंड गन में न्यूटन का थर्ड लॉ यूज होता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, हम जैसे ही किसी के ऊपर फोर्स एक्ट करते हैं, तो बैकवर्ड फोर्स सेम अमाउंट ऑफ हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होता है। मतलब कैसे, देखिए हम ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा वेट, मतलब ये जो नंदू है ना, ये नंदू इस ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, तो नंदू का जो वेट है mg, ये डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। लेकिन उसी सेम वक्त अर्थ भी क्या कर रही है, हमारे ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है, उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। सो उसी की वजह से हम यहाँ पर ऐसे खड़े हैं। अगर अर्थ हमारे ऊपर फोर्स एक्ट नहीं करती ना भैया, तो हम ऐसे 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 जैसे गिड़गिड़ाते और ऊपर गिर जाते अर्थ के ऊपर। तो अर्थ हमारे ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है और हम अर्थ के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उसी की वजह से हम क्या है, बैलेंस है। और यही है न्यूटन का थर्ड लॉ। मतलब एक्शन फोर्स को रिएक्शन फोर्स होता है। तो न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ क्या स्टेटमेंट क्या है, एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। सो आपको लिखना है एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट, हाँ डायरेक्शन नहीं सेम, अमाउंट क्या है, अमाउंट इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स। और यही है
न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और ये सेम प्रिंसिपल रॉकेट में यूज़ होता है, ये सेम प्रिंसिपल गन में यूज़ होता है, और ये सेम प्रिंसिपल यहाँ पर शिप में यूज़ हो रहा है। ओके, चलेगा, सबको समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पर दूसरी बात आपको मोशन के बारे में यहाँ पर बोला है, ठीक है, वो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हमारा लास्ट बिट बच गया है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। चलो, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो, और अब करता हूँ। चलो, लास्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम तो पता चल गया, लेकिन कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन, अच्छा वही कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब स्टोर होना, रिजर्व होना, उसको हम क्या बोलते हैं? जतन होना, जिसको मराठी में क्या बोलते हैं? जतन होना, मतलब कांस्टेंट होना, चेंज नहीं होना है। तो जो मोमेंटम होता है ये कंजर्व रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। जैसे कि आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ सर, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो वैसे ही है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। तो कैसे? तो यहाँ पर मैं दो एग्जाम्पल लेता हूँ। एक बॉल है और दूसरी बॉल है, एक दूसरी बॉल है, ठीक है। तो ये दो बॉल है, इसको मैंने नामकरण दिया ए, इसको नाम दिया बी। ये दो बॉल है, तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा m1, इसका कुछ ना कुछ मास होगा m2, इसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा u1, और इसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा u2। अभी देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों को, ये इधर मूव हो रहा है और ये इधर मूव हो रहा है, और ये दोनों क्या हो गए भैया? टकरा गए, कोलाइड हो गए, इसका कोलिजन हो गया है, टकरा गए। तो अभी क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, और बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, और दोनों का जो फोर्स है ये सेम रहेगा। तो अभी क्या हो जाएगा, लेकिन सेम भी अगर नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों का भी क्या हो जाएगा? मोमेंटम का यहाँ पर डिवाइडेशन हो जाएगा। अभी इसका इनिशियल टोटल मोमेंटम कितना है हम फाइंड आउट करते हैं। मोमेंटम मतलब क्या होता है? मोमेंटम इक्वल्स टू P1 इक्वल्स टू क्या होता है? m1 u1, और इसका मोमेंटम क्या है? अभी इसका मोमेंटम हम P1 डैश मानते हैं, तो ये आएगा m2 u2 आएगा। ये अभी दो बॉल क्या हो रहे हैं? टकराते हैं, कोलाइड होते हैं। अभी कोलाइड होने के बाद इसका मोमेंटम क्या आएगा हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा? देखो, टोटल इनिशियल मोमेंटम मतलब पहले वाला टोटल मोमेंटम क्या आएगा? इनिशियल मोमेंटम, जिसको हम कैपिटल P मान लेते हैं, तो कैपिटल P1 मान लेते हैं। ये भी है P डैश और ये डबल डैश है, ठीक है। आपको कौन सा भी मान लो। तो P1 ये दोनों का एडिशन आएगा, तो m1 u1 प्लस m2 u2 आता है, ये टोटल इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, अभी फाइनल मोमेंटम कितना आता है हम पता करते हैं। अभी ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा एंड इस डायरेक्शन में ये शिफ्ट होगा, एंड ये जो बॉल है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो अभी क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, उसके कारण क्या हो जाएगा, ये बॉल इधर आ जाएगा और उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगा, इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं v1, एंड इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी बनता है जिसको हमने नाम दिया है v2। अभी मास तो सेम है, इसका मास m है और इसका भी मास m है, तो मास तो सेम है। तो फाइनल मोमेंटम क्या आता है, ये दोनों का एडिशन होता है। अगर यहाँ पर इसके ऊपर कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम दोनों का हम एडिशन लेते हैं, तो टोटल फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू क्या आता है, m1 v1 प्लस m2 v2, इसका मास m1, इसका मास m2, m1 v1 प्लस m2 v2। और ये दोनों का जो मोमेंटम है ये इक्वल आएगा या नहीं आएगा, ये अभी हमें पता करना है। देखिए अभी क्या करेगा, ये जो a बॉल है b के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा जिसका नाम है F1 है, और वही
बी ऑब्जेक्ट सेम फोर्स अप्लाई करेगा A1 के ऊपर जिसका नाम है F2 और दोनों सेम अमाउंट से अप्लाई होते हैं लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होता है। तो F1 इक्वल्स टू मैं मान लेता हूं माइनस F2, क्योंकि नेट फोर्स क्या एक्ट हो रहा है, नेट फोर्स तो जीरो एक्ट हो रहा है। अगर दोनों का हम एडिशन करते हैं तो ये जीरो आ जाता है, लेकिन ये सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है और ये सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है। उसके कारण दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहां पर आएगा F1 इक्वल्स टू माइनस F2 या फिर F2 इक्वल्स टू माइनस F1। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन। तो अभी F मतलब क्या है, फोर्स है। तो फोर्स मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो M1 इंटू ये क्या आएगा, A1 आएगा। ओके, इक्वल्स टू ये मास इंटू इसका इसका क्या आएगा, M2 इंटू इसका एक्सेलरेशन A2 आएगा। चलो अभी देखो, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है यार, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब होता है वेलोसिटी v1 माइनस u1 अपॉन टी होता है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करता हूँ मैं, तो क्या आएगा, ये v1 माइनस u1 अपॉन टी आता है और ये माइनस m2 एज इट इज़, और इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, ये v2 माइनस u2 अपॉन टी आता है। अभी टी यहाँ पर क्या हो गए, कैंसिल हो गए। m से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, m1 इंटू v1 थोड़ा फास्टली लेते हैं, माइनस m1 इंटू ये आएगा u1 आएगा। चलो ये आएगा u1 आएगा, इक्वल्स टू माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस m2 से मल्टीप्लाई करो, m2 इंटू ये v2, ये माइनस माइनस प्लस m2 इंटू ये क्या आएगा, u2 आएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, इस माइनस को मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब m1 v1 प्लस ये क्या आएगा, m2 v2। देखो ये माइनस वाला यहाँ पर प्लस हो गया और ये माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इस माइनस को भी हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। देखो इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2। अच्छा ये है हमारा इनिशियल मोमेंटम। ओके, फाइनल मोमेंटम क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2, ये है हमारा फाइनल मोमेंटम। मतलब जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम है और उसकी वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है, इक्वल साइन आ रहा है। तो मतलब जो मोमेंटम है ये क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। मतलब क्या हो चुका है, कंजर्व हो चुका है। तो यहाँ पर अभी आएगा इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अगर इसके अलावा दूसरा अगर हम कौन सा फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, अगर आप बोलेंगे कि सर ये दोनों को टकराने दो और एक बंदूक की गोली इसके ऊपर झाड़ दो, तो क्या हो जाएगा, दोनों का मोमेंटम तो डिस्टर्ब हो जाएगा भैया, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर दूसरा सेम वाला नहीं, दूसरा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाएगा तब इसका जो मोमेंटम है ये क्या हो जाएगा भैया, ये मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अभी इसका आपको स्टेटमेंट लिखना है, यस। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो रब करो इसको। चलो कुछ करिए नस नस तेरी बोले है, कुछ करिए ओ नर 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 ना चक दे इंडिया। चलो इसका स्टेटमेंट लिखना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या आएगा, व्हेन टू ऑब्जेक्ट। चलो लिख लो, मैं बोलता हूं, लिख कर दूं। ओके ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है, चलो व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स acts on two objects, two interacting object। जो ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, इंटरैक्ट हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं। फोर्स एक्ट्स ऑन टू इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट, then their momentum remain constant। वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। और यही है भैया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ। अगर आपको किसने पूछा
कि गणेश स्टैंड अप और मुझे बताओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ क्या है, तब आप खड़े रहने का बोलने का कि सर अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी दो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल अगर दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट हो रहे, अगर दो स्टूडेंट अगर झगड़े कर रहे हैं, तो अगर तीसरा स्टूडेंट बीच में नहीं आ रहा है तो दोनों की ताकत क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हाँ, एक की ताकत दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी, इसकी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन दोनों का जो मोमेंटम है ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। अगर दो बॉल एक दूसरे से साथ टकरा जाते हैं तो दोनों का जो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू क्या आ जाता है, फाइनल मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो ये जो मोमेंटम जो कंजर्वेशन है ये गन के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब गन में भी सेम यूज होता है। तो ये मान लीजिए हम यहाँ पर गन का डायग्राम निकालते हैं। चलो, मैं इतना अच्छा पेंटर तो नहीं हूँ, लेकिन गन का डायग्राम निकालता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पर ऐसे है गन। चलो, ये हमारी गन है। तो अभी यहाँ से क्या होती है, बुलेट क्या होती है, फायर होती है। तो बुलेट का मास हम m1 कंसिडर कर लेते हैं एंड इस गन का मास हम m2 कंसिडर कर लेते हैं। बुलेट की वेलोसिटी हम v1 कंसिडर कर लेते हैं एंड इसकी वेलोसिटी हम v2 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें भी लॉज ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई होता है, जैसे कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम इसका क्या है, 0 है एंड इक्वल्स टू क्या है, फाइनल मोमेंटम है। मतलब दोनों का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम अभी क्या है, m1 v1, इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी प्लस इसका मास m2 इंटू इसका v2 आएगा और इक्वल्स टू ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर हमें किसका वेलोसिटी निकालना है, अगर हमें इसका वेलोसिटी निकालना है, ये v2 मतलब क्या है, ये गन जो बुलेट है, ये बुलेट आगे जा रही है और ये गन ऐसे पीछे आती है। जैसे कि हम जैसे फायर करते हैं तो हम गेम खेलते हैं आप, यस, तो गन को जब ऐसे फायर करते हैं तो हमारा हाथ क्या ऐसे क्या होता है, बैकवर्ड मूवमेंट करता है, गन ऐसे पीछे आती है। तो जो आर्मी वाले हैं ना, इधर ऐसे लेते हैं, लेफ्ट हैंड को ले लेते हैं, इधर ऐसे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिल होता है, उसके कारण गन यहाँ पर ऐसे नहीं पकड़ते, क्योंकि दिल के ऊपर क्या होता है, असर होता है, तो ये यहाँ पर ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे फायर करते हैं। तो गन का जो बैकवर्ड वाला जो मोशन होता है, इसका वेलोसिटी कितना रहेगा ये हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब v2 फाइंड आउट करना है। तो v2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो ये m2 v2 इक्वल्स टू, इसको इधर शिफ्ट कीजिए तो ये माइनस m1 v1 आएगा और m2 को मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये क्या आ जाएगा, अपॉन ये आएगा m2। तो ये v2 किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये गन के मास के ऊपर डिपेंड करता है। m2 क्या है, m2 गन का मास है। अगर हम m2 को बढ़ाएंगे तो गन का जो वेलोसिटी है ये कम हो जाएगा। अगर गन जो है ज़्यादा अगर भारी वजन वाली है तो ये कम अगर वाइब्रेट होती है, कम बैकवर्ड मोशन मतलब मिलती है हमें। अगर गन का अगर वेट बहुत कम है तो क्या हो जाता है, जैसे कि जो पिस्तौल होती है, पिस्तौल का जो हाथ इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है। ऐसे क्यों जाता है, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है, स्पीड कम होता है, नहीं सॉरी, गन का स्पीड ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हमारा जो हैंड है ये ऐसे ज़्यादा मूवमेंट करता है। और गन का स्पीड कम क्यों होता है, क्योंकि गन की मास कम होती है, उसके कारण गन का स्पीड क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके, चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। और ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को रिपीट देखना है, ठीक है। चलो आप रिपीट देख सकते हैं, ओके। एंड कल से हम हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.